हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, जिसमें आपको बेसिक मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनकी क्या कैटेगराइजेशन है, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे इंडिया में कौन सी पाई जाती हैं, उनके क्या एडवांटेजेस और क्या लिमिटेशंस हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किस पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट होती हैं और क्या एक्टिविटीज करती हैं, वो ये बताया था। आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है दैट इज पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1961 की प्रोविजंस करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज दीज आर ऑल अकॉर्डिंग टू द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स एक्ट करती हैं, और इनको रजिस्टर करने के लिए गवर्नमेंट एक सेंट्रल एक्ट बनाया जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स एक्ट 2002, और रिस्पेक्टिव स्टेट्स में अपने अपने कोऑपरेटिव एक्ट बनाए हुए हैं। जैसे पंजाब में पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1961 बना हुआ है। 29 स्टेट्स ने अपना अपना, स्टेट मैटर है ये, अपना अपना कोऑपरेटिव लॉ बनाया हुआ है। उनके स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए कोऑपरेटिव एक्ट बनाया हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन, एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन, ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, एक एसोसिएशन है ऑफ द पर्संस जो कि यूनाइट होते हैं वॉलंटरली, अपनी डिस्क्रिशन से, अपनी मन मर्जी से, टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल नीड्स एंड एस्पायरेशंस थ्रू अ जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। इनकी अपनी एक एंटरप्राइज है, इनका एक अपना डेमोक्रेटिक सेटअप है। ये अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में से ही, अपने में से ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करते हैं एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्निंग बॉडी। और आज हम जो पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1961 करेंगे, उसकी मेन प्रोविजंस देखते हैं। पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1961 का जो पूरा कंप्लीट नेम है दैट इज पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट 1961, एंड दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें जितने भी सिटीज हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, सबके ऊपर ये एनेक्टमेंट एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट की सोसाइटीज को रेगुलेट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए एक अथॉरिटी अपॉइंट की हुई है जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार। The government may appoint a person to be the registrar of cooperative society for the state of Punjab. Plus, registrar को असिस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एडिशनल रजिस्ट्रार्स, जॉइंट रजिस्ट्रार्स, डिप्टी रजिस्ट्रार्स, असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स प्लस अदर डेजिग्नेटेड एम्प्लॉइज को भी अपॉइंट किया हुआ है टू असिस्ट द रजिस्ट्रार फॉर इंप्लीमेंटेशन, रेगुलेशन and development of the cooperatives in the state of Punjab. Societies which may be registered under this enactment, कोई भी सोसाइटी जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स को सेफगार्ड करना है विद लिमिटेड लायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी स्पेसिफाई किया था। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है यहां मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। दैट मींस देयर पर्सनल प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल टू पे द ड्यूज और द डेट्स ऑफ द सोसाइटी। आज अगर सोसाइटी डिफॉल्ट हो जाती है तो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड है मेंबर्स की। तो लिमिटेड लायबिलिटी वाली सोसाइटीज ही इनकॉर्पोरेट होती हैं। बट कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन ग्रांट कर देती है टू फॉर्म और सोसाइटी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, बट नॉर्मली इट इज ऑलवेज लिमिटेड। और हर सोसाइटी के नाम के पीछे एक वर्ड लिखा जाता है लिमिटेड, जैसे पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ताकि लोगों को पता लग जाए जो भी उन सोसाइटी से डील करते हैं
कि इस सोसाइटी के मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है अप टू द शेयर कैपिटल हेल्ड बाय देम। वो सिर्फ अपनी कैपिटल तक जिम्मेवार हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है टू रीपे द डेट्स ऑफ द सोसाइटी। रिस्ट्रिक्शन ऑन रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि 10 लोग कम से कम चाहिए सोसाइटी को रजिस्टर कराने के लिए, और जो 10 के 10 लोग हैं दे शुड बी द पर्सन हु आर कैपेबल ऑफ एंट्रिंग इनटू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मेजर हूं, साउंड माइंड के हूं, डिसक्वालिफाइड ना हो। माइनर कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, only those persons who are competent to enter into a valid contract can be the member of the society। और उसमें 18 साल से ऊपर एज वाले लोग ही सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्या कोई इंडिविजुअल कितने भी शेयर ले सकता है सोसाइटी के, कितनी भी कैपिटल होल्ड कर सकता है? तो आपने ध्यान रखना है रिस्ट्रिक्शन ऑन द होल्डिंग ऑफ शेयर्स। नो मेंबर, मतलब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, अदर देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को छोड़ दो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सरकारी महकमे को छोड़ दो, और एक कोऑपरेटिव की दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मेंबर बन सकती है, उस कोऑपरेटिव को भी छोड़ दो। एंड इंडिविजुअल कैन नॉट होल्ड मोर देन 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी। अगर किसी सोसाइटी की कैपिटल 1 लाख रुपए की है तो एक मेंबर सिर्फ 10,000 से ज्यादा शेयर नहीं होल्ड कर सकता। गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट 100% ओल्ड कोऑपरेटिव भी बना सकती है, सारे के सारे गवर्नमेंट के शेयर भी हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट महकमा भी किसी कोऑपरेटिव को इनकॉर्पोरेट कर सकता है विद 100% होल्डिंग। एक कोऑपरेटिव दूसरी कोऑपरेटिव की 100% होल्डिंग भी रख सकती है, लेकिन एक इंडिविजुअल 1/10 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मच इज द टोटल स्टेक ऑफ वन इंडिविजुअल शेयर होल्डर मेंबर इन केस ऑफ अ सोसाइटी? तो 1/10। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए करनी पड़ेगी टू द रजिस्ट्रार। एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 10 मेंबर्स। और अगर एक कोऑपरेटिव दूसरी कोऑपरेटिव को इनकॉर्पोरेट कर रही है, मैं एक कोऑपरेटिव हूं, मैं दूसरी कोई कोऑपरेटिव बनाना चाहता हूं, तो उस केस में मुझे अपने किसी पर्सन को, किसी ऑफिशियल को ऑथराइज करना पड़ेगा टू साइन द एप्लीकेशन एंड फाइल इट विद रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव। और अगर कोई इंडिविजुअल किसी कोऑपरेटिव को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो कम से कम 10 इंडिविजुअल होने चाहिए जो एक सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रार को और साइन करेंगे उस एप्लीकेशन को। रजिस्ट्रेशन, इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड कि आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट ठीक है, आपके बायलॉस रूल्स एंड रेगुलेशंस ठीक है, और आप जो भी काम करते हो अपने बायलॉस के अकॉर्डिंगली करने के लिए तैयार हो, मेंबर्स के म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए काम करने के लिए तैयार हो, तो आपकी सोसाइटी को रजिस्टर कर देगा रजिस्ट्रार और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट कर देगा। अगर रजिस्ट्रार किसी ग्राउंड पर सेटिस्फाई नहीं है और वो आपकी रजिस्ट्रेशन को डिनाई कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, तो आपको ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल भी कम्युनिकेट करेगा और एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा। आपकी एप्लीकेशन 2 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को डील करनी ही होती है। ये नहीं कि आपने एप्लीकेशन दे दी और वो 6 महीने तक आंसर ही नहीं दे रहा, ना यस ना नो। द मैक्सिमम पीरियड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रांटिंग और रिफ्यूजल द रजिस्ट्रेशन इज 2 months। आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा अंडर द सील ऑफ गवर्नमेंट, प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलेगी, उस दिन से आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी मानी जाती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिजर्व फंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द मेंबर्स। एक कंपल्शन है कि हर सोसाइटी को एटलीस्ट अपने नेट प्रॉफिट का 1/10, सपोज एक सोसाइटी का नेट प्रॉफिट 2 लाख है, उसका 1/10 मतलब 20,000 रुपए एक अलग से फंड में ट्रांसफर करना पड़ता है जिसका नाम होता है रिजर्व फंड। एंड दिस रिजर्व फंड इज अ फ्री रिजर्व। ये मेंबर्स का ही पैसा है, लेकिन इस पैसे को ग्रोथ, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा। रेस्ट ऑफ द जो प्रॉफिट रह गया उसमें से भी कुछ पार्ट हम
कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट कर सकते हैं, और कुछ पोर्शन एज डिविडेंड रिटर्न टू द मेंबर्स। मेंबर्स ने पैसा लगाया तो उनको डिविडेंड भी दिया जा सकता है, लेकिन 1/10 मिनिमम 1/10 है, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं। एक रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना कंपल्शन है। क्या कोऑपरेटिव चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेशंस कर सकती है? यस। 1/10 प्रॉफिट का पार्ट रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट रह गया, जैसे 2 लाख का नेट प्रॉफिट था, 1/10 मतलब 20,000 रुपए आपने रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर दिए, जो 180 रह गया, उस 180 का 5% से ज्यादा आप चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट नहीं कर सकते। You can donate maximum 5% of the remaining profit left after transferring 1/10 of the profit to the reserve fund, and the charitable purpose क्या होनी चाहिए? वो Charitable Endowment Act 1890 के अंदर स्पेसिफाई है। सिमिलरली आप कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड के अंदर भी 5% ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकते हो। इस पैसे से कोऑपरेटिव एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को, मेंबर्स को, सेक्रेटरीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में अवेयरनेस, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने फंड्स कहीं इन्वेस्ट कर सकती है? यस। जो सरप्लस फंड्स हैं कोऑपरेटिव उसे सेविंग, पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक पे रख सकती है। अदरवाइज वैसे किसी भी बिजनेस एंटिटी को सेविंग अकाउंट ओपन करने की परमिशन नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट की सिक्योरिटीज खरीद सकती हैं, किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी की सिक्योरिटीज और शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती है, किसी बैंक में विद अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार पैसा डिपॉजिट करा सकती है, या किसी और तरीके से भी पैसा इन्वेस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स फ्रेम्ड बाय द लॉ बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स, एक कोऑपरेटिव लोन नहीं दे सकती दूसरे किसी भी और पर्सन को एक्सेप्ट टू द मेंबर्स, सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए। हाँ, अगर रजिस्ट्रार की परमिशन मिल जाए तो दे कैन ग्रांट द लोन टू द नॉन मेंबर्स ऑल्सो। अगर किसी ने कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कोई अकाउंट ओपन किया है, उस अकाउंट के अगेंस्ट उसे लोन दिया जा सकता है। क्या कोऑपरेटिव बोरो कर सकती है? यस, दे कैन बोरो, बट एज पर द रूल्स फ्रेम्ड अंडर बायलॉज। कोऑपरेटिव्स का ऑडिट होता है? यस, इनकी भी बुक्स चेक होती है। कौन करता है? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ऑथराइज करेगा किसी भी पर्सन को टू ऑडिट, टू इफेक्ट द ऑडिट ऑफ द सोसाइटी। कम से कम साल में एक बार ऑडिट होता ही होता है, जिसके अंदर सारे आपके ओवरड्यू डेट्स चेक होंगे, कैश बैलेंस, पेपर्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, सिक्योरिटीज, कैश बैलेंस, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विल बी चेक्ड। जो पर्सन ऑडिट करने आएगा उसके पास पूरी पावर है बुक्स, अकाउंट्स, पेपर्स, वाउचर्स, स्टॉक, प्रॉपर्टीज, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश बैलेंसेस सबको वेरीफाई करना। किसी भी डायरेक्टर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर ऑफिसर से कोई इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर। किसी को सम्मन करके उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है, आपसे कोई बुक्स, पेपर्स, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है, और आपको ये सब फर्निश करनी पड़ेगी। क्या सोसाइटी की इंस्पेक्शन हो सकती है? यस, सोसाइटीज की भी इंस्पेक्शन होती है। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि कोई सीरियस इरेगुलरिटी तो नहीं है सोसाइटी के अंदर, चेक करना चाहता है वो, तो वो खुद या किसी को ऑथराइज कर सकता है इंस्पेक्शन करने के लिए और रिपोर्ट सबमिट करने के लिए टू द रजिस्ट्रार। कहीं भी उसे शक है कि बुक्स, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रही सोसाइटी, तो इंस्पेक्शन करने आ सकता है। इंक्वायरी कर सकता है? यस। अगर 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिक्वेस्ट करें रजिस्ट्रार को, 1/3 बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जी हमें लगता है कि हमारे फंड्स को मिस एप्रोप्रिएट किया जा रहा है सोसाइटी के अंदर बाय द डायरेक्टर्स, मैनिपुलेशन की जा रही है अकाउंट्स में, तो वो एप्लीकेशन 1/3 मतलब अगर 300 मेंबर्स हैं तो 1/3 100 मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे कम से कम रजिस्ट्रार को, या रजिस्ट्रार अपने आप उसको कहीं से पता लग गया कि सोसाइटी के अंदर कोई मास नेग्लिजेंस हो रहा है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो रहे हैं, वो इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है।
इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद या खुद मेंबर्स 3/4 मेंबर्स अगर रिक्वेस्ट करें कि हम सोसाइटी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो ये वाइंडिंग अप ऑर्डर मतलब लिक्विडेट भी कर सकता है कोऑपरेटिव को। अगर कहीं किसी भी टाइम सोसाइटी के मेंबर्स 10 से कम हो गए, तो रजिस्ट्रार तो उसे ऑटोमेटिकली कंपल्सरी वाइंड अप करेगा ही करेगा। जब वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली सोसाइटी काम नहीं कर रही तो भी वाइंड अप कर देगा, चाहे मेंबर्स ना भी रिक्वेस्ट करें। लेकिन इन बिटवीन कहीं भी अगर उसे लगता है रजिस्ट्रार को कि इस सोसाइटी को बंद नहीं होना चाहिए, तो वो अपने ऑर्डर्स को वापस कैंसिल भी कर सकता है, whatever be the grounds that will be communicated to the society and the members by registered post. Membership of the cooperative society. कौन कौन मेंबर बन सकता है? इंडिविजुअल बन सकता है, और मैंने अभी बताया था आपको ओनली दोज इंडिविजुअल्स हु आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, लुनेटिक नहीं होना चाहिए, डिसक्वालीफाइड पर्सन नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, एक कोऑपरेटिव का दूसरी कोऑपरेटिव भी मेंबर बन सकती है, एक कोऑपरेटिव की गवर्नमेंट भी मेंबर बन सकती है, एक कोऑपरेटिव की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी मेंबर बन सकती है, या एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन जिसको गवर्नमेंट परमिशन दे कैन बी द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। जैसे नॉर्मल कंपनीज में हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, सोसाइटी में भी एक बार एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसमें हम सारी एक्टिविटीज कमिंग ईयर के लिए अप्रूव करते हैं, नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स ऑडिट रिपोर्ट्स को सबमिट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, ऑडिटर ने जो ऑब्जेक्शंस लगाई हैं उनको, और उसको अडॉप्ट किया जाता है। प्रॉफिट को 1/10 रिजर्व फंड में, 5% चैरिटेबल, 5% एजुकेशन फंड, रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारा डिसाइड किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की एक छोटी सी मैंने स्पेसिमन दिया है। देखो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस तरीके का होता है अंडर द सील ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। ये मेरा सेकंड लेक्चर था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया, सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको मेन प्रोविजंस ऑफ पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट की स्पेसिफाई की। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।